हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कृषि वानिकी की, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री की। अभी तक जो वीडियो थे वो सिर्फ एक हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देने के वीडियो थे, एक हिसाब से आपको थोड़ा सा बेस बनाने की वीडियो थे। कोई विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, लेकिन जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सिलेबस देखो पूरा कवर करा रहे हैं। बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो, जब फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आपका ये एग्रो फॉरेस्ट्री होगा। एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद आपको सॉइल के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसमें आपका टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर है आपका, टॉपिक नंबर 11 है आपके सिलेबस में, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, यानी कि 11वें नंबर पे दिया है सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। तो बस यहाँ तक आपके हैं ये बोरिंग टॉपिक्स, लेकिन कवर करने ज़रूरी है। ये आपको अभी केवल थ्योरी दी जा रही है। थ्योरी देने के बाद जब आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको हम दे देंगे 1000 से लगभग, मतलब 800 से 1000 क्वेश्चन। आंख बंद करके कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वो पूरा करने के बाद आप आराम से, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आंसर दे देंगे, और देखिए टाइप्ड नहीं होंगे, हैंड रिटन होंगे। उसके बाद आप आराम से एग्जाम दे के आइए, निश्चिंत होकर बढ़िया 80+ मार्क्स स्कोर करिए और टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि फसलों के साथ साथ पेड़ों और झाड़ियों को एक विशेष प्रकार से लगाकर, यानी कि दोनों के लाभ प्राप्त करना, फसलों के भी लाभ प्राप्त हो जाए और वृक्षों के भी लाभ प्राप्त करने की विधि को कृषि वानिकी कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री की तकनीकों का मिश्रण करके हम विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं आम उपयोग मतलब मैंगो वाला नहीं, मतलब पब्लिक में जो हम लोग उपयोगी चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित किया जा सकता है। कृषि वानिकी का विकास कृषि का आधुनिक एवं मुक्त स्वरूप है, जिसके अंतर्गत एक ओर कृषि उपज में वृद्धि होती है, दूसरी ओर स्वच्छ एवं संरक्षित वन सुनिश्चित होते हैं। कृषि वानिकी यानी कि अर्थ क्या है? खेतों पर वनों के विकास एवं विस्तार से सीधा सीधा अर्थ है। व्यवहारिक दृष्टि से कृषि वानिकी ग्रामीण मकानों के आहतों एवं खाली पड़ी भूमि पर हवा के तेज बहाव को रोकने हेतु पेड़ लगाने से है। इसके लिए खेती वानिकी तथा प्रसार वानिकी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी एवं आर्थिक पारस्परिकता की क्रियाएं, वृक्षों एवं अन्य विशाल काष्ठ पादपों के संरक्षण, यानी कि अन्य जो लकड़ी जिससे मिलती है उन पौधों के संरक्षण, रोपण और स्वतः पुनर्जीवित होने देने की सहनशीलता को खेती से जोड़ती है। सीधी सीधी बात यह है, जो खुली पड़ी जमीन है, उन खुली पड़ी जमीन में फसलों के साथ साथ वृक्षों का भी उत्पादन करना, जिससे वृक्षों से भी कई लाभ हमें प्राप्त हों। वृक्षों से मुख्य लाभ ये प्राप्त होता है कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो हवाओं की गति को धीमा करता है, मृदा अपरदन को भी रोकता है और तापमान भी कुछ कम करने में सहायता करता है। और साथ साथ जब वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो वृक्षों से भी हमें एक प्रकार से एक आय की प्राप्ति होती है, या तो फलों के रूप में, या लकड़ी के रूप में, या अन्य औषधियों के रूप में भी हमें प्राप्त होती है। तो कृषि के साथ साथ वृक्षों को भी लगाना कृषि वानिकी है मोटे स्वरूप में, ठीक है। तो कृषि वानिकी का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। तो कृषि वानिकी के मुख्य प्रकार हैं, भू प्रयोग यानी कि जमीन के प्रयोग के आधार पर अगर वर्गीकृत करें तो खेत वानिकी, चारागाह कृषि वानिकी, मिश्रित कृषि वानिकी, बागवानी कृषि वानिकी, मत्स्य कृषि वानिकी और प्रक्षेप कृषि वानिकी क्या है हम आगे देखेंगे। और वृक्षों की सघनता एवं रोपण के आधार पर अगर एग्रो फॉरेस्ट्री का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करें तो मेड़ बाढ़ कृषि वानिकी, कतार कृषि वानिकी, प्रकृत कृषि वानिकी, विशिष्ट वृक्षारोपण कृषि वानिकी, मिश्रित वृक्षारोपण कृषि वानिकी। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकारों के वर्णन, जो हमने ऊपर चर्चा की उनके थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, वही पूछा जाता है। तो कृषि वानिकी के प्रकार के अतिरिक्त आर्थिक उद्देश्यों के आधार पर, जलवायु के आधार पर, भूमि की भौगोलिक स्थिति एवं उपजाऊ दशाओं के आधार पर, एवं बस्ती से कितनी दूरी या पास है उससे संबंधित अन्य आधारों पर कृषि वानिकी को विभाजित किया गया है। उनके प्रकार निम्न हैं। भूमि प्रयोग के आधार पर कृषि वानिकी का मुख्य प्रकार खेती वानिकी है। खेती वानिकी में या खेत वानिकी में क्या होता है? फसलों के साथ साथ वृक्षों को उगा देना कहलाता है खेत वानिकी, बात खत्म।
चारागाह कृषि वानिकी यानी कि चारागाह क्षेत्र में या पशु चारण क्षेत्र में या पशु चरते हैं वहां पर वृक्षों को उगा दिया तो वो हो गया चारागाह कृषि वानिकी। नाम से ही सिंपल है। मिश्रित कृषि वानिकी क्या होता है? फसलों के साथ साथ वृक्षों को उगाना एवं चारागाह का भी निर्माण करना, वो हो गया, यानी कि फसल भी हो गई, चारागाह भी हो गया और वृक्ष भी हो गया, वो हो गया मिश्रित कृषि वानिकी। बागवानी कृषि वानिकी क्या है? साथ साथ वन्य एवं फलदार वृक्षों को लगाना। वन्य मतलब ऐसे वृक्ष जिनसे हमें लकड़ियां प्राप्त हों, यानी कि इमारती और जलाऊ, और उसके साथ साथ फलदार वृक्ष हों जिनसे फल प्राप्त हो, वो कहलाती है बागवानी कृषि वानिकी। फिर बात करें मत्स्य कृषि वानिकी की, तो फसलों एवं वृक्षों के साथ साथ तालाब बनाकर मत्स्य पालन करना होता है मत्स्य कृषि। फिर बात करें प्रक्षेप कृषि वानिकी, तो वृक्षों के साथ साथ डेयरी एवं मधुमक्खी पालन करना भी कहलाता है प्रक्षेप कृषि वानिकी। अब सेकेंड टाइप जो हमने बताया था वृक्षों की सघनता एवं रोपण के आधार पर कृषि वानिकी के मुख्य प्रकार, तो नंबर 1 है मेड़ या बाढ़ कृषि वानिकी। तो इसमें क्या होता है? फसलों के मत्स्य कृषि वानिकी, फसलों की वानिकी, फसल वानिकी के अंतर्गत बाढ़ कृषि, इसके अंतर्गत क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये फालतू की लैंग्वेज लिखी, इसको भूल जाइए। खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए अथवा केवल खेत की मेड़ों पर ही वृक्षों को लगाया जाए, तो नाम से समझ लो मेड़ या बाड़ कृषि वानिकी खेत के चारों तरफ या फिर खेत की मेड़ों के किनारे किनारे अगर वृक्षों को लगाया जाए और बाकी में फसल उत्पादन किया जाए तो वो होती है मेड़ या बाड़ कृषि वानिकी। कतार कृषि वानिकी क्या होती है? पूरे खेत में कतारें लगाकर, यानी वृक्षों की कतार लगा दी जाए तो वो कहलाती है कतार कृषि वानिकी, और अगल बीच में जो कतारों के वहां पर कृषि कर ली जाए। प्रकृत कृषि वानिकी क्या होती है? इसके अंतर्गत खेत में प्राकृतिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है और प्राकृतिक रूप से वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तथा खेत में प्राकृतिक रूप से उगने वाले वृक्षों को अर्थात कतार रहित वृक्षारोपण किया जाता है और संरक्षित कर लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने खेत खुला छोड़ दिया उसमें, और शीशम जैसे वृक्ष अपने आप या सहतूत अपने आप जमाते हैं, तो वो कतार में तो नहीं होते, किसी योजना के तहत तो नहीं होते, लेकिन जहां वो उगाए उनको संरक्षित कर दिया गया, और वही होता है प्राकृत या प्रकृत कृषि वानिकी। यानी नेचुरल तरीके से जो जमाए उनको संरक्षित किया, वो होता है प्रकृत कृषि वानिकी। इसके अलावा विशिष्ट वृक्षारोपण कृषि वानिकी, यानी कि इसके अंतर्गत विशेष प्रकार के वृक्षों को ही रोपण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सफेदा, पॉपुलर आदि वृक्षों को लगाया जाता है। मिश्रित वृक्षारोपण कृषि वानिकी क्या होती है? इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों को लगाया जाएगा, जैसे नीम, बबूल, बेल, जामुन, कोई भी वृक्ष कई सारे एक साथ मिश्रित रूप से लगा दिए तो मिश्रित कृषि वानिकी हो जाती है। कृषि वानिकी के लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि ऊसर, बंजर, बीहड़ जो भूमि पड़ी है उससे कई तरह के खाद्यान्न, ईंधन, सब्जियां, चारा, गोंद, औषधियां आदि प्राप्त हो जाती हैं। कृषि वानिकी के लाभ समझ लीजिए, ऊपर जो प्रकार है वही पूछता है, बाकी लाभ एक बार ऐसे देख लीजिए। तो कृषि वानिकी को सुनिश्चित करके खाद्यान्न को बढ़ाया ही जा सकता है। भाई जब खाली पड़ी जगह पर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा, फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद आदि प्राप्त हो जाते हैं। कृषि वानिकी के द्वारा भूमि कटाव की रोकथाम की जाती है, इंपॉर्टेंट है, एवं भूजल संरक्षण कर मृदा की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। कृषि एवं पशुपालन आधारित कुटीर एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। इस पद्धति के द्वारा ईंधन की पूर्ति करके 500 करोड़ मीट्रिक टन गोबर का उपयोग करके जैविक खाद के रूप में भी किया जा रहा है और किया जा सकता है। वर्ष भर गांव में कार्य उपलब्ध रहने के कारण शहरों के ओर युवकों का पलायन भी रोका जा सकता है। पर्यावरणीय व पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है और जोखिम कम है। सूखा पड़ने पर भी बहुउद्देशीय वृक्षों से कुछ ना कुछ अवश्य उपज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। बेकार पड़ी बंजर, ऊसर, बेहर अनुपयोगी भूमि पर घास वृक्ष लगाकर इसे उपयोग में लाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्ष हमारी ऐसी धरोहर हैं जो सदैव किसी ना किसी रूप में आर्थिक लाभ का साधन, कहीं पे आपको लकड़ी मिल जाएगी, कहीं पे फल मिल जाएगा, कहीं पे गोंद मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल जाएगा तो अच्छी ऑक्सीजन ही तो मिल जाएगी, कुछ तो मिलेगा। ग्रामीण जनता की आय, रहन सहन और खान पान में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी का महत्व क्या है? तो भारत उन गिने चुने देशों में है जिनमें राष्ट्रीय वन नीति अपनाई है। ये क्या है, इसके लिए अलग वीडियो आएगा, जिसके अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि देश को खाद्यान्न उत्पादन बनाने में हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि मतलब खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है।
किंतु देश में 1.85% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन में परिवर्तन भारत की सर्वाधिक गंभीर समस्या है, यानी खाद्यान्न उत्पादन और बढ़ाना पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक 2025 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे, शायद अभी ही छोड़ दिया है अगर एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें। और भारत को प्रतिवर्ष अतिरिक्त 50-60 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें कृषि वानिकी अपनाना पड़ेगा, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाए, जलायु लकड़ियाँ मिल जाएं, इमारती लकड़ियाँ मिल जाएं, चारा मिल जाए, रेसे मिल जाएं, औषधियाँ मिल जाएं और उन्हें हम बेच भी सकें। और इसके अलावा डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि वनोत्पाद भी प्राप्त कर सकें। कृषि वानिकी के उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य मैंने फिर वही बताया, किसानों को फल, खाद्यान्न, नकदी फसलें एक साथ प्राप्त हो जाएं, अनेक पशुओं, भेड़ बकरी, ऊँटों को तथा गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं को कुछ चारे की भी आपूर्ति हो जाए। इसके अलावा जमीन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो जाए और मधुमक्खी पालन वगैरह जैसे वृक्षों के नीचे किया जाता है, धूप में मधुमक्खियाँ नहीं रखी जाती हैं, तो मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि उपजों के माध्यम से किसानों को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो। कृषि वानिकी के उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य हैं कार्य मूलक आधार पर वनों का वर्गीकरण कर देना, गांव में वनों का विकास कर देना, लकड़ी एवं अन्य वन सामग्री की स्थानीय आवश्यकता को पूरा करना, पर्यावरण संरक्षण एवं मौसम संबंधी परिस्थितियों में सुधार के लिए खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वनों को लगाना, धूल, तूफान, गर्मी, हवाओं, भूकटाव और बाढ़ आदि से भी कृषि भूमि एवं फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करना, यानी कि जब वृक्ष होंगे तो अपने आप तेज आंधियां स्लो हो जाएंगी, क्यों? वो उनके अवरोध उत्पन्न करेंगे। गांव में गोबर के स्थान पर ईंधन के रूप में लकड़ी की आपूर्ति करना, इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, फसल रहित मौसम में भी पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध कराना, धूल गर्म हवाओं से कृषक आबादी की रक्षा करना, किसानों के अतिरिक्त आय एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना, ग्रामीण जनसंख्या की सुषुप्त शक्ति और वानिकी निपुणता का प्रयोग में लाना, खेतों में हरी खाद तथा कार्बनिक खाद की उपलब्धता बढ़ाना तथा वृक्षों के माध्यम से परती एवं ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप बांस की खेती कर लीजिए। अगर कहीं पर बेहड़ ऊसर जमीन पड़ी है तो वो उपजाऊ भूमि में बाद में बदल जाती है। इसके अलावा खेतों एवं पशु बाड़ों में आवश्यक छाया भी वृक्ष हमें उपलब्ध करा देंगे। कृषि वानिकी की विशेषताओं की बात करें तो एक ऐसी पद्धति है जिससे कृषि संसाधनों में वृद्धि करने के साथ साथ पर्यावरण की गुणवत्ता में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अंतर्गत और क्या होगा? कृषि भूमि पर काष्ठ पादपों यानी कि लकड़ी देने वाले वृक्षों के साथ साथ फलों और फसलों के उत्पादन को मुख्यतः किया जा सकता है। इसके अलावा ईंधन, चारे की भी पूर्ति और रेशों की भी पूर्ति की जा सकती है, जिससे किसान की कुल उपज एवं लाभ में भी वृद्धि होती है। और कृषि वानिकी के अंतर्गत मुख्यतः खेतों की सीमाओं और मेड़ों पर पेड़ लगाए जाते हैं, जो क्या होगा? तेज हवाओं को अवरुद्ध करेगा। कृषि वानिकी योजना कार्यक्रम क्या है? तो कृषि वानिकी विकास परियोजना के वनों के संरक्षण एवं विकास के कार्यक्रमों को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए स्वतंत्रता के तत्काल बाद इंपॉर्टेंट है 1948 में केंद्रीय कृषि वानिकी परिषद की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। कब? 1948 में। किसकी स्थापना होती है? केंद्रीय कृषि वानिकी परिषद की। कृषि वानिकी योजना कार्यक्रम में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं कार्यक्रम के प्रति जन चेतना विकसित करने के लिए 1950 में वन महोत्सव अभियान का आयोजन प्रारंभ किया गया। तो कृषि वानिकी परिषद की स्थापना होती है 1948। क्वेश्चन नंबर 1, वन महोत्सव अभियान की शुरुआत होती है 1950 में। कौन से कार्यक्रम के तहत? कृषि वानिकी योजना कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 और 3। इस अभियान के प्रारंभिक चरण में ही गैर कृषक भूमि के साथ साथ ही कृषि भूमि में भी वृक्षारोपण एवं वन विस्तार के महत्व को समझा गया और 1952 में जब भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित की गई तो कृषि वानिकी को भी इसमें प्रमुखता से सम्मिलित एवं रेखांकित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो 1952 में। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? कृषि वानिकी परिषद 1948, वन महोत्सव शुरुआत 1950, भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952। 48, 50, 52 2 साल का अंतर है। इसके बाद 1988 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन नीति में तो वृक्षारोपण एवं वन विस्तार में कृषि वानिकी की आवश्यकता, भूमिका, महत्ता एवं उपलब्धियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कौन सी? राष्ट्रीय वन नीति 1988 इंपॉर्टेंट है। कब? 1988। पहले कौन सी थी?
प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952, फिर आती है 1988। 2018 में एक ड्राफ्ट आया था, वो खत्म हो गया। आपको 1988 याद रखनी है, यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कृषि वानिकी की अवधारणा वो सब छोड़िए, वनों के महत्व को क्या क्या है सब वही बार बार वही लिख के आएगा कि वनों की उपयोगिता क्या है, पर्यावरणीय उपयोग हैं, फल प्राप्त होते हैं, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, भूमि का कटाव रोकते हैं, तेज हवाओं को रोकते हैं, यही सब इसमें लिखा है। जनसंख्या वृद्धि के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। अब बात करें कृषि वानिकी की सीमाएं एवं बाधाओं के बारे में, लिमिटेशंस क्या हैं। तो इस समूचे कार्यक्रम के अंतर्गत पैदा की गई उपज जैसे लकड़ी एवं अन्य वन सामग्री को देहात के काम में आने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी ये लगता है कि वर्तमान में यह अधिक से अधिक शहरी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि वानिकी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मतलब जो लक्ष्य था वो ये था कि उसमें जो वनोत्पाद वगैरह होंगे वो ग्रामीण लोगों के लिए उपयोगी होंगे, लेकिन वो सब क्या हो गया है, औद्योगिकीकरण हो गया है। वो सब चीज़ें सीधे सीधे कैश में या कैश क्रॉप के माध्यम से आप शहर में सीधे आ जाती हैं, उद्योगों में आ जाती हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत एक और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्रफल घट रहा है, जबकि दूसरी ओर रोजगार में भी कमी हो रही है। कृषि वानिकी से सीधे सीधे क्या हो रहा है, अनाज पैदा करने योग्य भूमि कम हो रही है और भूमि पर बाह्य नगरीय शक्तियों का कब्जा हो रहा है। यानी कि जो बगीचे लगाते हैं या कह लीजिए आप गार्डन लगाते हैं शहरी लोग, उनका कब्जा हो रहा है गांव की ज़मीनों पर, और कृषि योग्य भूमि जो अनाज योग्य भूमि है वो खत्म हो रही है या कम हो रही है। इसके अलावा कई लाभ के बावजूद कृषि वानिकी के कृषि भूमि पर कुछ उल्टे प्रभाव भी पड़ते हैं। उदाहरण के लिए कृषि वानिकी के अंतर्गत अब इम्पोर्टेंट है वैसे ये उन वृक्षों का रोपण होता है जिनका वाणिज्यिक महत्व हो, और ये वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण हैं पहाड़ी पीपल या पॉपुलर तथा यूकेलिप्टस। इनका अत्यधिक रोपण इस श्रेणी की समस्या है। देखिए ऐसा होता है, हर जगह के हिसाब से हर पेड़ उपयुक्त होता है। जहाँ जैसी जगह वहाँ वैसा पेड़ उपयुक्त होता है, जहाँ जैसी जगह वहाँ जैसा भोजन उपयुक्त होता है। तो यूकेलिप्टस या पॉपुलर के वृक्ष उन जगह पर उपयुक्त हैं जहाँ जल की मात्रा पर्याप्त हो। अब आप उनको यूपी और राजस्थान में लगा रहे हो, वहाँ वैसे ही पानी की कमी है, मृदा में नमी की कमी है, तो वो आसपास से नमी को अवशोषित और करते हैं और ये समस्या उत्पन्न करते हैं। प्रायः ईंधन के लिए लकड़ी तथा चारा प्रदान करने वाले वृक्षों की उपेक्षा की जाती है। इसके कारण गांव में ईंधन के रूप में खाद में काम में आ सकने वाला गोबर ईंधन के रूप में जला दिया जाता है, और साथ साथ साल में कई महीने चारे की समस्या भी बनी रहती है। कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाए गए अस्थानिक वृक्ष मिट्टी की नमी को कम कर देते हैं, हमने बताया। इन वृक्षों के कारण क्षेत्र में जल का अभाव हो जाता है और भूमि जल स्तर भी गिरने लगता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत क्षेत्र अनुत्पादक बन जाता है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें इतनी घनी होती हैं कि उन्हें बाद में सामान्य खुदाई के द्वारा हटाना मुश्किल हो जाता है, और इन्हें हटाने के लिए तथा भूमि को कृषि अनुकूल बनाने के लिए और अधिक मशीनों और निवेश की आवश्यकता पड़ने लगती है। उन क्षेत्रों की उत्पादकता, उन खेतों की उत्पादकता घट जाती है जिनके किनारे वृक्ष लगाए गए हों। क्यों? क्योंकि वृक्ष से लगभग 2 मीटर की दूरी तक मिट्टी में नमी और पोषण घट जाएगा, क्योंकि वो तो सब पेड़ ले लेंगे। इससे कृषि की मुख्य उपज घट जाती है और किसान को हानि होने लगती है। वृक्ष अनेक महामारी तथा बीमारियों के भी घर बन जाते हैं। अक्सर वृक्षों की ये बीमारियां फसलों को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुप्रभावित करती हैं, और इन्हें दूर करने के लिए किसान को महंगी दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि उन पर कुछ विशेष कीट पाए जाते हैं। कृषि वानिकी का लाभ छोटे किसानों की अपेक्षा बड़े किसानों को ही अधिक हुआ है। कई नामजोद जमींदार अपनी ज़मीन पर कॉमर्शियल उपयोग के लिए वृक्ष लगाते हैं ताकि उनकी भूमि को बेदखली से बचाया जा सके। इससे कृषि प्रदेश में श्रमिकों के रोजगार घट जाएंगे। सीधी बात है, मान लीजिए एक जगह पर आपने पेड़ लगा दिए, फिर आराम से पानी लगा के सो जाओ, जब बढ़ेंगे तब कटवा के बेच देंगे बस। जबकि फसल में क्या होता है, अनाज उत्पादन में क्या होता है, वर्ष भर कुछ ना कुछ काम बना रहता है और श्रमिकों को रोजगार मिलता रहता है। उत्तम कृषि भूमि का उपयोग अन्न एवं खाद्य पदार्थों के स्थान पर वन उपज के लिए करने से अनेक खाद्य, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाद्यान्न की कमी हो जाने पर देश को विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार हमें उन्हें देना पड़ता है, और विदेशी मुद्रा भंडार की हानि होती है।
इसका मतलब ये हो गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री के लाभ ही लाभ नहीं है, इसके कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन अगर इनके नुकसानों को थोड़ा सा दूर किया जाए या थोड़ी बुद्धि लगाई जाए तो कृषि वानिकी से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं कम नुकसान में। ठीक है, कृषि वानिकी का एक उदाहरण देख लेते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी वेबसाइट www.icar.org.in पर कृषि वानिकी ने लौटाई धनी राम की मुस्कुराहट नाम से एक टाइटल दिया है। कुछ नहीं, कहानी है, सुनना है सुन लीजिए, नहीं तो वीडियो यहीं पे स्किप कर दीजिए, बात खत्म, कुछ भी वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस कहानी में लिखा है कि धनी नाम कुशवाहा उर्फ धनुआ गांव उबारो तहसील निवारी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का एक किसान है जिसके पास गांव के जंगल के पास 4 एकड़ क्षेत्रफल का खेत है। उसका खेत कम उपजाऊ, लाल मिट्टी एवं कम पोषक तत्व वाला है और यही उसके जीवन यापन का एक स्रोत है। पुरानी खेती के तरीके तथा लगातार सूखे के कारण उसकी ज़्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी। सालाना 14,000 रुपये कमाई में वह बमुश्किल गुजारा कर पा रहा था। उसे जानकारी मिली कि कृषि वानिकी संस्थान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एक कार्यक्रम के माध्यम से जल संग्रह, फसल प्रदर्शन और कृषि वानिकी की जानकारी दे रहा था। धनीराम से संस्थान से संपर्क करके अपनी खेती देखने का अनुरोध किया। उसने अपनी खेती के लिए कृषि वानिकी प्रणाली अपनाने का निर्णय लेता है। वर्ष 2006 के खरीफ के मौसम में 1 एकड़ भूमि में प्रदर्शन के लिए यानी कि सैंपल के लिए उसे कौशल नामक प्रजाति के मूंगफली के बीज और संतुलित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए गए। इस तरीके से उसने 6 क्विंटल मूंगफली का उत्पादन किया जो उसकी खेती करने के पुराने तरीके से हुई पैदावार से 1.5 गुना अधिक थी। उसके बाद रबी के मौसम में उसने 4 एकड़ खेत में गेहूं बोए। उसमें से 1 एकड़ खेत पर उसने WH147 प्रजाति के बीज तथा विशेषज्ञों द्वारा बताए गए उर्वरकों का प्रयोग किया। 3 एकड़ खेत पर संस्थान द्वारा अमरूद और नींबू के पेड़ लगाए गए जिनमें 68 अमरूद इलाहाबादी सफ़ेदा और 42 नींबू कागजी के पौधों को 6 गुणा 8 की मीटर की दूरी पर लगाया गया। गोबर की खाद के अनुप्रयोग, पानी देने और खाद देने के खर्चे को किसान ने स्वयं दिया। खरीफ और रबी के प्रदर्शन में मूंगफली के कौशल और गेहूं के WH147 प्रजाति के बीज तथा सही मात्रा में खाद का प्रयोग किया गया। वर्ष 2007 के दौरान धनीराम के खेत के पास वर्षा जल को रोकने के लिए विशेष रूप से बनाए गए चेक डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया। इसके फलस्वरूप कुएं के पानी का स्तर लगभग 2 मीटर बढ़ गया। पहले ही साल में धनीराम की आय 2 गुनी हो गई। अगले वर्ष उसने सड़क के किनारे बोने के लिए लसोड़ा के बीज दिए गए तथा खेत को एक और सुरक्षित रखने के लिए करौंदा के पौधे लगाए, जबकि जंगल वाले हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए टीक के पौधे लगाए। नाले की दूसरी तरफ कृष्णा प्रजाति का आंवले का पौधा लगाया गया और नावले की दूसरी ओर उपलब्ध आधे हेक्टेयर भूमि में उसने मीठी मिर्च बोई। चेक डैम से कुएं के जलस्तर में हुई वृद्धि एवं 1 साल पुराने उन्नत गेहूं के बीज की वजह से उसे 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बम्पर पैदावार मिलती है। रबी की फसल के बाद उसने बैंगन, करेला, मिर्च आदि को 0.2 हेक्टेयर भूमि में उगाया जिससे उसे गर्मी में नियमित आय मिली। वर्ष 2009 में उसका चेक डैम फिर से ओवरफ्लो हुआ और खरीफ और रबी की बम्पर उपज हुई। अमरूद के पेड़ों ने इस दौरान 2 क्विंटल फल दिए जिससे उसकी नियमित आय में बढ़ोतरी हुई। खेत के एक छोटे हिस्से लगभग 50 वर्ग मीटर में उसने बैलों के चारों के लिए घास उगाई। रबी 2009 के दौरान उसकी खेत पर 21 प्रकार की फसलें, सब्जी, मसाले और फल लगे यानी कि मिश्रित उसने कर दी कृषि। खेत को उपजाऊ बनाने के लिए उसने जैविक खाद का प्रयोग किया। इससे उसके परिवार को पूरे साल नियमित काम तथा आय मिलती है। वह साल 2009-10 से अपनी खेती से 40-50 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष की कमाई कर रहा है। वास्तव में कृषि वानिकी से आज धनीराम की मुस्कुराहट वापस लौट आई। तो ये स्टोरी वहाँ पे लिखी थी, सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि क्या होता है, कि कैसे किया है। खेत है, खेत को कई हिस्सों में बांट लिया, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग किया, इसके अलावा कई वृक्ष लगाए। वृक्षों के साथ साथ उसने रबी की फसल बोते, फिर खरीफ की फसल बोई और खरीफ की फसल बोने के बाद यानी उसने एक फसल चक्र का भी उपयोग किया और फसल चक्र के उपयोग करने के साथ साथ उसने सब्जियों की भी पैदावार करी और उसे कैश रूप में बेचा और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया। चेक डैम का भी इस्तेमाल किया। बाढ़ के लिए करौंदा के पौधे लगाए जिससे करौंदा भी प्राप्त हो रहा है और उसके साथ साथ वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ हैं तो जानवरों से सुरक्षा भी प्राप्त हो रही है। उदाहरण देके उन्होंने कृषि वानिकी को समझाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर आपके खत्म होती है कृषि वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री।
तो इसके बाद आपके शुरू होंगे मृदा व मृदा के प्रकार। अगला वीडियो होगा भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं, 6 हैं, हाँ हाँ वही, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, अन्न अधिनियम, बाकी सब अब आएंगे। टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, बर्ड सेंचुरी, ये सब इनके बारे में चर्चा शुरू होगी। अब शुरू होंगे इसके बाद से इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।